ये कहा जाता है कि जैसे ही किसानों के मंच पे विपक्ष के नेता जाते हैं तो आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। उनका ये रहता है कि ये एक प्रोपोगेंडा है कि चुनाव आने वाला है तो जो सत्ताधारी पार्टी उसको घेरा जाए। जो सत्ता में है वो कहता है कि मेरी मजबूरी है, मैं धरने में इसलिए नहीं आ सकता, मेरी सरकार चल रही है। जो विपक्ष में है वो ये कहता है कि भाई आप हमारे साथ रहो और हम आपके समर्थन में, जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपके काम करवाएंगे। शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा महफिल को जलना सिखाती है। तकलीफ तो होती है गिरने वाले को, मगर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। किसान है वो बैठे हैं जिनके करार देने चाहिए अथॉरिटी, लेकिन बड़ी संख्या में वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने खुद जमीनों पे कब्जा कर रखा है। गौतम बुद्ध नगर एक शिक्षित क्षेत्र है और जो सांसद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, वो भी शिक्षित हैं। अगर वो शिक्षित क्षेत्र में अशिक्षित फार्मूलों से आगे सोचते हो कि वो सत्ता में रह पाएंगे तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जिले की जो भाजपा की जो राजनीति है इसको कमजोर करने के लिए किसानों को आगे किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान और हम मौजूद हैं नोएडा अथॉरिटी के उस द्वार पर जहां पर किसान अपने जो करार थे उसको लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। आज धरने का तीसरा दिन यानी रविवार है और तीसरा दिन है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे जो परंपरा है और जो पुरानी जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं किसानों की, उन सारी चीज़ों को बरकरार इस धरने पे भी दिखाया जाता है। ये रखी हुई है मटकी और इसमें देसी चाय और गुड़ भी रखा हुआ है यहाँ पर, और इसी का नाश्ता आज सुबह से चला है क्योंकि रविवार का दिन है। तो आज जो बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं उनको भी धरने पर आने के लिए आज मना किया भी गया है क्योंकि आज अधिकारी जो होते हैं जिनसे वार्ता होनी है, जिनसे बातचीत है, वो यहाँ पर नहीं है, छुट्टी का दिन होता है। फिलहाल धरने पे लोग मौजूद हैं तो इनसे बातचीत करेंगे कि जो इनके करार हैं और दूसरी बार लगातार जो नोएडा के 81 गांव के जो किसान बैठे हैं, इस बार आत्मविश्वास कितना मजबूत है और लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ी जाएगी। हमारे साथ में किसान नेता सुधीर चौहान जी मौजूद हैं। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करेंगे। जी चौहान साहब, अब दूसरी बार धरने पे बैठ गए आप लोग, इस बार कितना मजबूत है आत्मविश्वास जो आपके करार है? देखिए, आत्मविश्वास तो उस दिन भी मजबूत था जिस दिन ये धरना उठा था, लगातार 122 दिन के बाद, और आज भी बिल्कुल वहीं से शुरुआत है। और आज के अगर हम विषय की चर्चा करें तो आज प्रधानमंत्री जी का 102वां आज चाय पर मन की बात का कार्यक्रम था। लगातार वो चाय पे चर्चा की बात करते हैं क्योंकि ये जो चाय है ना, ये हमारे देश का कोई पेय पदार्थ नहीं है। ये अंग्रेज देश में आए एक मानसिकता छोड़ के चले गए क्योंकि चाय के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। और जब से आपने देखा होगा कि केंद्र में 9 साल की सरकार बनी है और छठे साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जब से इन्होंने चाय पे चर्चा की बात हुई है तो इनके दिमाग ना बहुत गर्म हो गए। ना तो ये मूल मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं और इनके साथ साथ इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो सारी हायरार्की नीचे से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके चारों विधायक से लेके सांसद और अपर हाउस तक सब ये लोग ही बैठे हुए हैं। आज विषय ये था कि पहले चाय पी जाए, और चाय को एक ठंडा पदार्थ माना जाता है और हमारा देसी पदार्थ है, और चाय पीने के बाद ना आदमी को सद्बुद्धि आती है और उसके दिमाग की जो गर्मी है वो निकल जाती है। जैसा 40 की डिग्री के टेम्परेचर में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि लगातार ये आवेश में आके बात करते हैं। इनके अधिकारी हैं या शासन प्रशासन है, हमेशा आवेश की बात करते हैं। लगातार जब किसान आता है अपनी बात कहने आता है तो लगातार उस पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लगातार उनको जेल भी भेजा जाता है। जनप्रतिनिधि ज़्यादा गर्मी में है, नदारत पाए जाते हैं। तो आज ये प्रोग्राम रखा गया। जहाँ तक आपके प्रश्न का बात थी कि भाई आप जोश कैसा है और कैसा नहीं है, हम इसको धरने का अपना 125वां दिन मानते हैं, लगातार धरना मानते हैं क्योंकि अगर 122 दिन की वो सफलता जो डॉक्यूमेंट के रूप में हमें मिली थी, अगर उसमें कुछ हल निकलता और जो उन्होंने करार उसमें किए थे और करार करने के बाद उन्होंने जो बोर्ड मीटिंग में हमारा पास करके शासन को भेजा था और 6 महीने में जो क्रमबद्ध समयबद्ध कार्यक्रम इन्होंने हमें तय करके दिया था, और जो हमारे माननीय विधायक और सांसद हमारे बीच में आके बिल्कुल कसम खा रहे थे, सांसद जी लगातार हमारे मुद्दों को प्रमोट कर रहे थे और उन्होंने उनको माना भी था, उनको ख़त्म कर देते तो शायद आज ये दोबारा शुरुआत ना होती। उसी को लेकर बैठे हुए हैं। आपने चाय और छाय की बात की, लेकिन एक चाय का भी बिल भी आया था, उसमें शायद कुछ चाय आप लोगों ने भी पी थी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से, उस पर क्या कहेंगे? बड़ा लंबा चौड़ा बिल आया था। देखिए, बड़े मैं कहूँ खेद की बात है कि एक कोरोना काल जिसमें लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, लोगों को चिताएं नहीं मिल रही थी, खाने की तो बिसात क्या, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हवा नहीं मिल रही थी, उस कोरोना काल का 70 लाख रुपए का बिल फाड़ देना और उसको किसानों के नाम पे फाड़ देना,
तो हमारे संगठन में बड़ी इसमें गहन चर्चा हुई है। इसी को लेके हमने आज व्यवस्था बनाई कि भाई जो अपने घर से है अपनी छाया लेके आया करेंगे, पानी अपने बोतल में रखेंगे या अपना हमारा माठ है, हम कोशिश करेंगे कि मिट्टी का घड़ा जो है उसमें माठ लेके अपने सर पे रख के अब प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि अगर चाय की जगह चाय पीना हमने शुरू कर दिया है, हम पहले ही पीते थे, हमें ज़बरदस्ती पिलाई जा रही है। कुछ प्रैक्टिस ऐसी हैं जिसको सरकार मनमाने तरीके से ये सोचकर कि शायद वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं और वो ही अच्छा सोच रहे हैं, उनके अधिकारी ही इस अच्छा सोच रहे हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट देखने को तैयार है, ना कोई हमारे करार देखने को तैयार है, ना कोई ठंडे दिमाग से हमसे चर्चा करने के लिए तैयार है। देखिए, जब ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़ों को लिखित करारों को ही ना माना जाए तो आदमी क्या करेगा। तो अब ये जो बिल की आपने बात करी है, हम इस बिल को बिल्कुल नहीं अपने ऊपर फटने देंगे। कोशिश रहेगी जल्द ही आपको कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया किसानों की तरफ से देखने को मिलेगी कि हम इस भार को कम करें और उस कलम में जो भ्रष्टाचार किसानों के नाम पर फाड़ा गया है उस पर भी लगाम लगे किसी भी तरीके से। पिछली बार जब धरना चला था तमाम पार्टी के नेता भी आपके मंच पे आए और ये कहा जाता है कि जैसे ही किसानों के मंच पे विपक्ष के नेता जाते हैं तो आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। उनका ये रहता है कि ये एक प्रोपोगेंडा है कि चुनाव आने वाला है तो जो सत्ताधारी पार्टी उसको घेरा जाए। इस बार भी क्या नेता आने वाले हैं इस मंच पे? देखिए, बड़ा लोकतंत्र की बड़ी विभीषिका है। रीढ़ विहीन नेता अगर इस देश में कहें तो पैदा हो गए हैं। जो सत्ता में है वो कहता है कि मेरी मजबूरी है, मैं धरने में इसलिए नहीं आ सकता, मेरी सरकार चल रही है। जो विपक्ष में है वो ये कहता है कि भाई आप हमारे साथ रहो और हम आपके समर्थन में, जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपके काम करवाएंगे। अब देखो, दो ही पहलू हो सकते हैं, एक सिक्के के केवल हेड होएगा, टेल होएगा, या तो विपक्ष कहीं नहीं कहीं सत्ता में होगा या सत्ता कभी न कभी विपक्ष में होगी। तो किससे हम अपेक्षा करें? ऐसा तो है नहीं कि पट्टा छूट रहा है इस देश में। लोकतंत्र है, हर 5 साल में पट्टा छूटता है। ये जनता चुनती है, चुने हुए लोग आते हैं। 1990 के दशक से अगर आज हम 2023 के अंदर बैठे हैं, सरकारों के क्रम में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चुनाव चिन्ह रहा हो जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार ना रही हो। तो ये तो एक बेवजह का नेताओं को एक तकिया कलाम बन गया है। सरकारों को अपनी नाकामी छुपाने का एक तरीका मिल गया है, वरना ऐसा तो हमेशा होगा। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का तो हमेशा ही ये समन्वय स्थापित रहेगा, तभी लोकतंत्र जिंदा है। तो बेवजह वाली वो बातें, लोगों को क्या होता है, जो नकारा आदमी होते हैं, काम न करने वाला आदमी हो या कायर पुरुष होता है तो वो ऑप्शन ढूंढता है, काम ना करने के ऑप्शन ढूंढता है। तो लगता है कि विपक्ष बोल दो, किसी को प्रमोटेड बोल दो, किसी को बेईमान बोल दो, किसी को भूमाफिया बोल दो, तो यही तो तकिया कलाम है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर एक शिक्षित क्षेत्र है और जो सांसद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, वो भी शिक्षित हैं। अगर वो शिक्षित क्षेत्र में अशिक्षित फार्मूलों से आगे सोचते हो कि वो सत्ता में रह पाएंगे तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। जागरूक लोग हैं, युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, अपने अधिकारों के लिए सजग है, इसलिए इन बातों में वादों में कोई जान नहीं है। ये बेकार की बातें जो करते हैं वो सिरफिरे लोग हैं या उनको फिर लोकतंत्र की जानकारी नहीं है। ये कहा जा रहा है इस बार कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और एनटीपीसी सब जगह धरने चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ज़िले की जो भाजपा की जो राजनीति है इसको कमज़ोर करने के लिए किसानों को आगे किया जा रहा है और चुनाव के समय उनको मुद्दे पर लाकर और धरना प्रदर्शन करवाया जाता ताकि जो अन्य पार्टियों के जो नेता हैं, अन्य पार्टियां जो हैं वो गौतम बुद्ध नगर में मजबूत हो। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में तो पूरा उत्तर प्रदेश को मजबूत कर रहा है। पूरे देश में 12 विकास प्राधिकरण है, अकेले गौतम बुद्ध नगर में 3 विकास प्राधिकरण है। आपने 3 विकास प्राधिकरण बनाए तो उनकी वजह क्या है? गौतम बुद्ध नगर एक शो विंडो है जो पूरे उत्तर प्रदेश का भरण पोषण करती है और इनके पास कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ना ये कोई फाइटर प्लेन बनाते हैं, ना ये उपग्रह छोड़ते हैं, ना इनकी तरह माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर या इनकी तरह कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। इनके पास केवल मात्र प्रोडक्ट एक, वो है किसानों की जमीन। औने पौने भाव पे लेते हैं और करोड़ों रुपए में बेचते हैं। और उसकी विभीषिका देखिए, 90% भूमि जिसपे इनका अपना स्वताधिकार हो जाता है अधिकरण के पास, 10% भूमि और 10% मुआवजा देने के लिए भी किसान के लिए पैसे नहीं है। मैं दोबारा फिर घूम फिर के वहीं आऊँगा। जो आदमी गलत मानसिकता का होगा, जो सरकार गलत मानसिकता की होगी, जो जनप्रतिनिधि गलत मानसिकता का होगा, वो समाधान के बजाय कुछ ना कुछ गलत चीज़ों में अपनी ऊर्जा को लगाएगा। हम कहते हैं कि तुमने 3 प्राधिकरण बनाए हुए हैं, नोएडा प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, यमुना प्राधिकरण है। प्राधिकरण बनाने का मकसद केवल इनका ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में इनको कन्वर्ट करना है, जिससे इन्हें धारा 24 भी वहाँ पे लागू ना हो जाए।
सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा ना देना पड़े, केवल 2/3 लोगों का कंसेंट आने के बाद सबकी ज़मीन को ज़बरदस्ती ट्रांसफर में मुआवजा डाल के उनसे छीन लिया जाए। तो साहब ये बात किसी और को बताइएगा। हम उनसे कहना चाहते हैं, इन जनप्रतिनिधियों से, ये बात किसी और को समझाइएगा। आपका ये पूंजीवाद, जमीन हड़पने का ये तरीका गौतम बुद्ध नगर का बच्चा बच्चा जानता है। आरोप ऐसे लगते हैं कि धरने में है वो बड़ी संख्या में कुछ किसान है वो बैठे हैं जिनके करार देने चाहिए अथॉरिटी, लेकिन बड़ी संख्या में वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने खुद जमीनों पे कब्जा कर रखा है। ऐसे भी तमाम आरोप। किसकी जमीनों पे कब्जा कर रखा है? नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। अधिग्रहण किस चीज़ का होता है? अधिग्रहण जमीन का होता है, घरों का नहीं होता। आबादी में हमें ये बता दीजिए, जिस दिन हमारी धारा 4 हुई उस दिन का नोएडा प्राधिकरण के पास एक सर्वे दिखा दो हमें। इन्होंने अगर वहाँ लिखा हो कि ये खाते खसरे तो हमारी ज़मीन के खेतों में जिनका अधिग्रहण करना है, ये खाते खसरे हमारे किसानों के आबादी में जिनका हमें अधिग्रहण नहीं करना है, अगर ऐसी कोई सर्वे रिपोर्ट है, ऐसी कोई सर्वे रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण के पास, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास या यमुना प्राधिकरण के पास कोई सर्वे रिपोर्ट है, या अगर ये प्राधिकरण बिल्कुल सही थे तो आबादी नियमावली 2010 ग्रेटर नोएडा में, 2011 नोएडा में और अब 2016 यमुना प्राधिकरण में क्यों आई? कहीं ना कहीं अधिकारियों ने कोई गलत किया था। ये सरकार के नुमाइंदे, ये अधिकारी पागल तो है नहीं कि इन्होंने कुछ गलत ना होता ये बैकलीज की बात करते। गलत बैकलीज क्या है? बैकलीज गलत को सही करने का तरीका है, यही तो बैकलीज है। मैं फिर यही कह रहा हूँ, ये कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, आमने सामने बैठना नहीं चाहते। हम मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि ये सड़क के बीचों बीच बैठ जाओ भैया, इधर तो किसान बैठेंगे, किसानों के प्रतिनिधि बैठेंगे, इधर अधिकारी को बैठा लो, उधर जनप्रतिनिधियों को बैठा लो और सबसे पूछ लो भैया ये मांग तो हमारे तीनों प्राधिकरणों में कहीं ठहरता ही नहीं शब्द। अच्छा चौहान साहब, सपा शासन थी, ये कहा जा रहा है कि सपा गवर्नमेंट के समय में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 10% जो प्लॉट हैं किसानों के जो, उसको लेकर एक प्रस्ताव भेजा शासन को। वो प्रस्ताव गया और अखिलेश यादव की सरकार भी थी उस समय, लेकिन खारिज कर दिया गया। आज जब धरना चल रहा है तमाम जगहों पर तो समाजवादी पार्टी के लोग भी आते हैं, इसको क्या समझा जाए? जिस सरकार में जो प्रस्ताव भेजा प्राधिकरण ने किसानों के पक्ष का, उस सरकार में खारिज हो गया, लेकिन आज वो लोग धरने का समर्थन। यही डेटा मैनिपुलेशन है। आप एक बात बताओ, जब समाजवादी की सरकार थी तो उन्होंने 64% और 10% दोनों प्रस्ताव भेजे थे। 64% का पैसा जो आदमी कोर्ट गया उसको भी दिया, जो आदमी कोर्ट नहीं गया उसको भी दिया। किसी भी आदमी से ये नहीं पूछा गया कि भाई आप कोर्ट गए या नहीं गए। लगा 2000 जब समाजवादी सरकार में वहाँ पे वो गया था, एक बात उन्होंने पास करी, उन्होंने कहा कि जब तक, क्योंकि समाजवादी सरकार की बस मैं एक गलती मानता हूँ कि उनको वो जाते जाते ना भेजकर वो 1-2 साल पहले भेजना चाहिए था। जब वो प्रक्रिया में आए, जब तक समाजवादी सरकार ने 64.7% का मुआवजा बांटा, समानता से बांटा, और उन्होंने फिर जब 10% का नंबर कहा तो वो सरकार चली गई। लेकिन एक और इनकी बुद्धि के लिए, बुद्धि शुद्धि के लिए मैं आपके माध्यम से एक बात बता दूं, मैं किसी सरकार की तरफदारी करने नहीं बैठा। आप रिकॉर्ड ले आए हो ना, ऋतु महेश्वरी मैडम से ये पूछा जाए कि जिन प्लॉटों को ये आज लगा रही है, जो नियोजन विभाग में पड़े हुए प्लॉट हैं, वो कौन सी सरकार के प्लॉट लगा रही है? समाजवादी सरकार के जो प्लॉट नियोजन विभाग में पड़े, ऋतु महेश्वरी उन प्लॉटों को लगा रही है। दूसरी बात, इनसे पूछा जाए कि कोई भी ऐसा बड़ा सेक्टर जैसे 112 वो लेके आए, 116 वो लेके आए, 117 वो लेके आए, 145 में 2800 प्लॉट एक मुश्त पूरे 4 लाख मीटर जमीन समाजवादी सरकार ने हमें लगा के दी। डेटा को आंकड़ों के साथ खेलो, ये अनपढ़ लोगों का काम होता है। IAS लॉबी जो एक सबसे एलीट क्लास लॉबी मानी जाती है, उसका काम डेटा मैनिपुलेशन का नहीं होता, उसका काम डेटा को दिखाने का होता है। और ये जो नेता हैं, ये रीढ़ विहीन नेता है, रीढ़ विहीन बात करते हैं, इनके पास कोई फैक्ट फिगर नहीं है। सारे किसान बैठो जी, 145 सेक्टर आए नहीं, 2800 प्लॉट खुली आंखों से चले जाओ। सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि हमने किसानों के पक्ष में बहुत सारे काम किए, और प्रदेश स्तर पर भी योगी जी भी कहते हैं कि किसानों के लिए काम किया गया। अब क्या लगता है कि प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो तार है, जो तालमेल है, वो यहाँ से नहीं मिल पा रहा है या शासन स्तर तक जाके फाल्ट हो रहा है? शासन स्तर पे हम देखो, जिन मान्य से हम नहीं मिले, हम ये नहीं कह सकते हमारे बारे में उनकी मानसिकता क्या है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा,
हम रोजाना उनको ट्वीट करते हैं, हम भी उन्हीं के हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। तो आप हमें टेबल पे बिठाइए ना, पूछिए भाई श्रीमान आप किन बातों को लेकर अड़े हुए हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो गैप बना हुआ लगातार अधिकारियों की वजह से हुआ है। अधिकारी केवल उन काम को कर रहे हैं जो पूंजीवादी लोगों के काम है, वरना किसानों को देने के लिए इनसे पूछिए कि पिछले 6 साल में तुमने किसानों को कितने प्लॉट दिए, कौन सा नया सेक्टर आपने अलॉट किया। जबकि इससे इतर मेरे पास डेटा बिल्कुल बिंदुवार डेटा है, 55 से 60 लाख मीटर जमीन कॉरपोरेट को इसी नोएडा प्राधिकरण ने बेच दी। 7,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बन जेवर में रहा है साहब, बन जेवर में रहा है, नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप इनसे ये पूछिए कि ये नोएडा मेट्रो है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या, जिनकी देनदारी, हमारी देनदारी है 5% के प्लॉटों की, हमारी देनदारी है 1997 से 10% के प्लॉटों की, हमारी देनदारी है इन पे आबादी की ज़बरदस्ती इन पर जिन पे नाम चढ़ा दिए हैं। उसका तो ये काम कर नहीं रहे, लेकिन इसके पास इतना फंड है। और एक नई बात आपने सुना होगा, ये चेयरमैन है न्यू नोएडा की भी, और 9,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन दादरी से बुलंदशहर और सिकंदराबाद में जो न्यू नोएडा बन रहा है, 9,000 करोड़ रुपए वहाँ पे भी चले गए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑटोनोमस बॉडी है। पहले सपोज करो मेरे ऊपर किसी आदमी का कर्ज है, मैं पहले अपना कर्ज दूंगा या अपनी कंपनी चलाऊंगा। और अगर मैं कंपनी चलाऊंगा तो जिस आदमी ने मुझे कर्ज दिया हुआ, तो मेरी गिरवान तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। क्या भाई श्रीमान जी पहले मेरा पैसा दो। तो ये नोएडा प्राधिकरण इतना भ्रष्ट तंत्र है, लगातार ये बिल्डरों के ब्याज माफ़ कर रहे हैं। जितना हमारा टोटल 10% का पैसा है, इतना तो एक बिल्डर का ब्याज माफ़ कर देते हैं साल में। तो कहीं ना कहीं घाल घपेल है, कहीं ना कहीं बीच में वैक्यूम बना हुआ है। आप जगह जो प्रश्न था वैक्यूम को लेके था, हम अपील करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, वो 25 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, टेबल पे बैठे बात करें, हमारे डॉक्यूमेंट हमसे बुलवाएं, इन अधिकारी को बुलवाएं और इन अधिकारी से 5 प्रश्न पूछें। ऋतु महेश्वरी की टीम से पहले ये पूछा जाए कि तुमने भूलेख डिपार्टमेंट से प्लानिंग डिपार्टमेंट में पिछले 6 साल में कितने प्लॉट किसानों को भेजे। जिन प्लॉटों को तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट से लगाने की बात करती हो वो तुम्हारी सरकार के रहते हुए हैं, तुम पीछे भी लकीरें ही पीट रहे हो। इनसे पूछो कि कितने तुमने आबादी का विनियमीकरण करा। इनसे पूछो किसानों को ज़मीन देने का डेटा अनुपात और कॉरपोरेट को ज़मीन देने का अनुपात क्या है। अगर हमें 1 लाख मीटर, हमें 1% भी अगर ये ज़मीन देते 60 लाख मीटर में से, तो हमारी 60,000 मीटर ज़मीन बैठती। 122 दिन पिछली बार धरना चला, लेकिन ना तो केंद्र का कोई मंत्री से बात हुई, ना प्रदेश स्तर मुख्यमंत्री के यहाँ तक आप लोग जा पाए। इस बार 25 को आ भी रहे मुख्यमंत्री जिले में, तो क्या ऐसी कुछ बातचीत हुई है कि आप लोगों को एक टेबल पर अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बैठाया जाएगा? भरोसा है इन चीज़ों? उम्मीद है, देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। 1857 में पहली क्रांति हुई थी, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। हम उन्हीं की संतानें हैं, उन्हीं लोगों की संतानें हैं जिन्होंने आज़ादी को, देश आज़ाद हुए 75 अमृत महोत्सव बन रहा है, 75 साल। अगर कोई आदमी 1947 में पैदा हुआ है तो उसने आज़ादी को अपनी आंख से देखा है। इतनी पुरानी आज़ादी नहीं है कि इतनी बदहाली में देश चला जाता। जल्दी हमें भी है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे। कोई सरकार ना काम करे, पट्टा लिखवा के थोड़ी आए हैं, पलटेगी, आज ना पलटेगी कल पलटेगी। हमारे काम करेगी तो दुआएं देंगे, नहीं करेगी तो बद्दुआएं देंगे। क्या करेंगे हम इस बार जो धरना चल रहा है, पिछली बार 122 दिन के बाद जब निराश गाँव में लौटना पड़ा किसानों को, तो इस बार उनका कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं, ये कहा जाता है कि आत्मविश्वास मजबूत नहीं, कहीं इस बार भी निराशा ना मिले। नहीं, किसानों में कहीं भी कोई इस तरह की निराशा नहीं है, उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से मजबूत है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय किसान परिषद है, ये एक ईमानदार संगठन है, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है, लोगों को इनसे उम्मीद भी है। पीछे भी हमारा एक जो आंदोलन यहाँ चला, वो लगभग 120 दिन आंदोलन चला। उसके बाद इन्होंने हमारी कुछ मांगें मानी और वो बोर्ड मीटिंग में इन्होंने पास करी, परंतु आज तक भी वो शासन में ही लटकी पड़ी हैं। और इन्होंने बोला 10% भी हमने आपका रिमांडर वहाँ भेजा है, आज तक इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब हमको नहीं दिया है। इसलिए हमें दोबारा यहाँ आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार आर पार की लड़ाई, या जूस पी के जाएंगे नेता लोग, या कोई जनप्रतिनिधि पिलाएंगे? शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा महफिल को जलना सिखाती है। तकलीफ तो होती है गिरने वाले को, मगर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। इंसान को चलना सिखाती है। और आपको बता दूं कि जूस और चाय से इस बार इनका कोई नाता नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग चाय और गुड़ लेकर धरने पर बैठ गए हैं। आज तीसरा दिन है और पिछले धरने की अगर बात करें
तो तकरीबन 125 दिन यह धरना हो गया। और इस बार किसान मन में ये ठान कर आए हैं कि आर पार की लड़ाई अपने हक के लिए लड़ी जाएगी, परिणाम उसका चाहे जो भी हो। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज, नोएडा।